अस्सलाम वालेकुम। अभी तक का मैंने आप लोगों को जो टॉपिक करा चुका हूं वो है पहला चीज बेस ऑफ एक्सचेंज, सेकंड इशू ऑफ शेयर्स, थर्ड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। 3 चैप्टर मैंने आप लोगों को करा चुका हूं और ये तीनों ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ठीक है, जिस तरह से हम लोगों को इस साल का बोर्ड पेपर पैटर्न फिक्स किया गया है, ये तीनों के ऊपर ही बहुत ज्यादा हम लोग मेहनत करें तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल होंगे। अब मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करना चाह रहा हूं, वो है टॉपिक रिटायरमेंट के बाद का, दैट इज डेथ ऑफ पार्टनर। रिकंस्ट्रक्शन में ही इसका हिस्सा आता है डेथ ऑफ पार्टनर। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बोल चुका था कि रिटायरमेंट के जैसा ही होता है डेथ ऑफ पार्टनर का पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हल्का सा एक फर्क होता है जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं टॉपिक डेथ ऑफ पार्टनर। जैसा आप लोग सभी लोग मानते होंगे, डेथ इज अनसर्टन। डेथ बोल के नहीं आती, सभी की डेथ होगी कभी ना कभी। तो अगर किसी पार्टनर की पार्टनरशिप फर्म में से डेथ हो जाती है तो हमको क्या करना है, उसके ऊपर ये टॉपिक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कि इफ अ पार्टनर डाइज इन अ continuing partnership firm, then what will be the accounting treatment to be accepted by the firm? ठीक है, तो पहली चीज हम लोग को ये ध्यान देना है कि if a partner dies, the remaining partners have the option to continue their business. ठीक है, पहली चीज जो रिटायरमेंट के जैसा ही है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के पास ऑप्शन होता है कि वो अपना बिजनेस को कंटिन्यू करें। जैसा कि एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं, 3 पार्टनर लोग हैं, ए बी सी। सी पार्टनर, तीसरे पार्टनर की अनसर्टनली डेथ हो गई। ठीक है, रेशो था इनका 3:2। अब न्यू रेशो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर लोग शेयर करेंगे ए और बी, वो हो जाएगा 3:2। ठीक है, ए बी सी, 3 में से एक पार्टनर की डेथ हो गई, बचे 2 पार्टनर ए एंड बी, तो 2 पार्टनर का शेयर हो जाएगा 3:2। लेकिन यहां पर हम लोग को ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पार्टनर की डेथ हुई है, इस पार्टनर का नाम हम लोग लिखेंगे डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज्ड पार्टनर। जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं ए एंड बी, इनको हम लोग नाम देंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। कलेक्टिवली तीनों पार्टनर के बारे में बात की जाए तो वो होगा ऑल पार्टनर। ऑल पार्टनर, या तो उसको हम लोग बोल सकते हैं फर्म। ठीक है, रेशो निकालने का तरीका मैंने आप लोग को यहां पे बता दिया कि रेशो सिंपल तरीके से निकल जाएगा, कैंसल द शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। जो डिसीज पार्टनर उसका शेयर कैंसिल कर दो, तुमको न्यू पार्टनर का शेयर मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने आप लोगों को जो एक्सप्लेन किया उसको बता देता हूं। पहली चीज, डेथ इज अनसर्टन एंड इट मींस परमानेंट रिमूवल ऑफ पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में से पार्टनर परमानेंटली निकल जाता है, अब वो पार्टनरशिप में नहीं रहेगा। रिटायरमेंट में कहा जा रहा था इट इज वॉलेंट्रीली रिटायरमेंट। कंपल्सरी रिटायरमेंट का मतलब हो गया डेथ। जो पार्टनर की डेथ हुई है, द पार्टनर हु हैज डाइड विल बी कॉल्ड एज डिसीज्ड पार्टनर। द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स विल बी कॉल्ड इन पार्टनरशिप एज कंटिन्यूइंग पार्टनर्स और रिमेनिंग पार्टनर्स। कलेक्टिवली all will be called as all partners और firm। पहली चीज। ठीक है, अब हमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो हम फॉलो करना है वो पूरा रिटायरमेंट के जैसा ही फॉलो करना है। रिटायरमेंट में जैसा हम लोग लेजर अकाउंट बनाते थे, लेजर अकाउंट हम लोग बनाते थे करीब 5, वही चीज हम यहां पर फॉलो करेंगे। पहला रीवैल्यूएशन अकाउंट, सेकेंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
थर्ड बैलेंस शीट, फोर्थ कैश एंड बैंक अकाउंट, और लास्ट फिफ्थ गुडविल अकाउंट। जो ये 5 अकाउंट हम लोग बनाते थे वही अकाउंट बनेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वैसे ही आएगी, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, रिवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी, गुडविल, ठीक है, पार्टनर्स टेक ओवर, सब कुछ वैसे ही होगा। कैपिटल ब्रॉड बाय पार्टनर, कैपिटल पेएबल टू डिसीज पार्टनर, सब वैसे ही होगा। अब मैं मेन इफेक्ट पे आता हूं कि मेन इस चैप्टर में डिफरेंस क्या है। रिटायरमेंट और डेथ दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो सेम है, लेकिन एक डिफरेंस है जो हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। हम लोग यहाँ पर 2 चीजें न्यूली देखते हैं। एक होता है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, जो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूं, ये लिख लेना अभी आप लोग अपनी नोटबुक में, ये काम आएगा क्योंकि हर क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा हमको। तो पहली चीज होती है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का पार्ट रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी आ सकता है और डेथ ऑफ पार्टनर में भी आ सकता है, दोनों जगह पर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ डेथ ऑफ पार्टनर में ही कैलकुलेशन का पार्ट आएगा, रिटायरमेंट में भी हो सकता है और डेथ में भी हो सकता है। तो पहला और इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हाउ इज गुडविल कैलकुलेटेड ऑफ फर्म और अ पार्टनर? गुडविल को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो गुडविल को कैलकुलेट करने का तरीका कुछ इस तरह से होता है कि पहली चीज हमको ये समझना है, गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ बिजनेस व्हेन वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी। बिजनेस का नाम जब हम पैसे में नापते हैं, पैसे में मेजर करते हैं, तो ही वो कहलाता है गुडविल, ठीक है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है अपना, और गुडविल उसी फर्म का होता है जिस फर्म में प्रॉफिट होता है, जिसको बोल सकते हैं प्रॉफिट मेकिंग फर्म्स हैव गुडविल। इफ अ फर्म्स कंटिन्यू टू हैव लॉस, इट विल नॉट हैव एनी गुडविल। जो प्रॉफिट मेकिंग फर्म है उन्हीं का गुडविल होता है। अगर लॉस होगा, लॉस मेकिंग फर्म होगा, तो उनका गुडविल नहीं होता। तो ये अंदाजा हमको लग सकता है कि गुडविल प्रॉफिट के बेस पे निकाला जाता है। हम लोगों को क्वेश्चन में कहीं ना कहीं प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो जो भी प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसके बुनियाद पे, उसके बेसिस पे हम निकालेंगे गुडविल। जैसा कि मैं एक एग्जांपल बताता हूं, ए, बी एंड सी हु आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1, इनका रेशियो दिया हुआ है। देयर प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years आर एज फॉलोज। पिछले 3 साल में वो लोगों ने प्रॉफिट इस तरह से किया था, 2018, 2019, 2020। पहले साल का प्रॉफिट 15,000, सेकेंड 21 और थर्ड 30। ये 3 साल का प्रॉफिट है, ठीक है। अब प्रॉफिट के बाद में हमको इंफॉर्मेशन दी जाती है गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2 year परचेस, 2 year परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऑफ एवरेज प्रॉफिट। गुडविल को हम लोग को कैलकुलेट करने का है 3 year परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो हम लोगों को गुडविल भले रिटायरमेंट का चैप्टर हो या डेथ का चैप्टर हो, इसी की बुनियाद पे निकालना है प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, स्टेप कुछ इस तरह से होते हैं। सबसे पहला हम लोग कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका होता है प्रॉफिट माइनस लॉस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जितने भी प्रॉफिट है सबको प्लस करें, लॉस अगर है तो लॉस को माइनस करें और फिर डिवाइड कर दें नंबर ऑफ ईयर्स से। जैसा अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हूं, 3 साल है, तीनों साल का प्रॉफिट है 15,000, 21,000, 30,000। तो हम प्रॉफिट निकालेंगे 15,000,
प्लस 21,000 प्लस 30,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ये 3 साल के थे इसलिए डिवाइड बाय 3 किया गया। एडअप करें 15 प्लस 21 36, 36 प्लस 30 होता है 66,000 डिवाइड बाय 3। जब 66,000 को हमने डिवाइड बाय 3 किया तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 0 रह गया, उसको लिखें 22,000। दैट इज माय एवरेज प्रॉफिट। ये है एवरेज प्रॉफिट हर साल का। तो गुडविल जब हम निकालें तो पहला स्टेप हमेशा आएगा एवरेज प्रॉफिट का। दूसरा स्टेप जो हम कैलकुलेट करते हैं वो है गुडविल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। एवरेज प्रॉफिट है 22,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन होती है, जैसा इस क्वेश्चन में गुडविल 2 ईयर परचेज, तो 2 ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे। 22 इंटू 2 विल बी 44,000। ये है अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल ऑफ फर्म। ये जब गुडविल हम लोग निकालते हैं तो ये गुडविल हो जाता है फर्म का। लेकिन अब फर्म के बाद हम पार्टनर का शेयर निकालते हैं, शेयर ऑफ पार्टनर्स, शेयर ऑफ पार्टनर्स। अब यहां पे 3 पार्टनर थे ए बी सी, तीनों का शेयर कैलकुलेट करेंगे। 44,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6, 44,000 इंटू 2/6, 44,000 इंटू 1/6। कैलकुलेट करें 44,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 6, 3 डिवाइड बाय 6 करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 22,000 आता है आंसर पहले पार्टनर का। सेकेंड पार्टनर 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 1 जा 3, 1 बैलेंस बचा, 3 4 जा 12, 2 बचा, 3 6 जा 18, 2 बचा, 3 6 जा 18, 2 बचा, 3 6 जा 18, यानी 14,666.66 आएगा आंसर। और तीसरा 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, 2 बचा, 6 3 जा 18, 2 बचा, 6 3 जा 18, अगेन 2 बचा, 6 3 जा 18, यानी 7,333.33। इस तरह से हम लोग को राउंड फिगर करके लिखना पड़ेगा। ये पॉइंट के बाद में 6 है तो इसको राउंड फिगर लिखेंगे 14,667, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 है तो इसको इग्नोर करेंगे 7,333। इस तरह से हम लोगों को गुडविल कैलकुलेट करना होता है। ये है डिफरेंस पार्ट रिटायरमेंट में और डेथ में। 99% ऑफ द क्वेश्चन इन डेथ ऑफ पार्टनर हैव टू कैलकुलेट गुडविल। मैक्सिमम क्वेश्चन में तुमको गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो गुडविल कैलकुलेट करने का ये एक तरीका जो मैंने आप लोग के सामने एग्जांपल दे के प्रेजेंट किया, ठीक है। कोई भी तरह का क्वेश्चन हो गुडविल निकालना है। एक बार वापस से रिवाइज करा देता हूं। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो हमारे पास होते हैं 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। फॉर्मेट फॉर दैट इज टोटल प्रॉफिट माइनस लॉस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जितने भी प्रॉफिट है सबको प्लस करें, माइनस लॉस अगर है तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सेकंड स्टेप is to find amount of goodwill. The formula for that is average profit multiplied by number of year purchase. Third step is to calculate the share of profit of partners. Format is goodwill multiplied by share of partner. ये चीज हम लोगों को कैलकुलेट करना है हर क्वेश्चन में, ठीक है। पहली चीज आप लोग को बता दिया ये। सेकंड, अब सेकंड चीज जो कि सिर्फ और सिर्फ डेथ ऑफ पार्टनर में ही होती है, वो उसका भी मैं आप लोग को एक एग्जांपल देके बताता हूं। दैट इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। वो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से होता है कि एक एग्जांपल मैं आप लोग को फिर देता हूं। A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio of 4:3:3। तीनों पार्टनर है, तीनों पार्टनर का शेयर है 4:3:3, ठीक है।
यानी कि 4/10, 3/10, 10, 3/10 रेशियो हो जाता है इनका। बैलेंस शीट जो लास्ट टाइम पे एंड होती है दैट इज 31 मार्च 2020। बैलेंस शीट में ए बी सी तीनों का शेयर अमाउंट था कैपिटल का 30,000 एंड 40,000। वट एवर बाकी के लाइबिलिटीज है वो सब है, एसेट है सब है। इसके बाद में नीचे दिया गया है सी डाइड ऑन 1 अगस्त 2020। तो यहां पर हम लोगों को देखने वाली बात ये आती है कि क्या किसी भी पार्टनर की डेथ होने की डेट हमको पहले से पता होती है क्या? सबका जवाब होगा नहीं। हम लोगों को पता ही नहीं है कि कौन से पार्टनर की डेथ कब होगी। तो मैंने यहाँ पर एक एजम्पशन लिया है। एक्चुअली एबीसी जब उनका लास्ट टाइम पे पार्टनरशिप फर्म का बैलेंस शीट बनाया गया था तो था डेट 31 मार्च 20। बैलेंस शीट पूरी तैयार हो गई, बैलेंस शीट टैली हो गई उनकी, लेकिन बाद में बताया जा रहा है कि सी की 25 जो एक पार्टनर है उसकी डेथ हो गई थी 1 अगस्त। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो नया साल शुरू होता है वो था 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 का हमारा नया साल शुरू हुआ। जब साल शुरू हुआ तब सी पार्टनर था पार्टनरशिप फर्म में। अप्रैल में उसने पूरा काम किया, मई में काम किया, जून में काम किया, जुलाई में काम किया, अगस्त की 1 तारीख को उसकी डेथ हो गई। तो ये बोलेंगे कि उस पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म में 4 महीने काम किया है। तो जब 4 महीने काम किया है तो उसको प्रॉफिट का कुछ ना कुछ शेयर तो देना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये नया है। ऐसा केस रिटायरमेंट में रेयरली नहीं होता, लेकिन इट इज कॉमन इन डेथ। डेथ में ये चीज कंपलसरी होगी। बैलेंस शीट का डेट और डेथ का डेट डिफरेंट होगा ही। तो जितना भी डिफरेंस है उस पीरियड का हम लोगों को उस पार्टनर को एक प्रॉफिट का शेयर देना पड़ता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट हम लोगों को देना पड़ेगा फॉर द पीरियड ही वॉज वर्किंग। अब किस तरह से दिया जाएगा? तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए होता है प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन जो एडजस्टमेंट में होती है। ठीक है, एक एडजस्टमेंट दिया जाएगा हमेशा क्वेश्चन में, सी इज एंटाइटल्ड टू गेट प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ his death on the basis of last 3 years average profit। और एवरेज प्रॉफिट दिया तुमको 3 साल का। प्रॉफिट ऑफ 18 is 20,000, 19 25,000 and 20 29,000। ये 3 साल का एवरेज के हिसाब से उसको प्रॉफिट का शेयर देना है। ठीक है, तो हम लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस निकालते हैं तो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस में फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर मल्टीप्लाई बाय मंथ्स डिवाइड बाय 12। ठीक है, इस तरह से मंथ्स डिवाइड बाय 12। तो पहली चीज हम लोग को निकालना पड़ता है एवरेज प्रॉफिट। इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा यहाँ पे दिया है, सी इज एंटाइटल्ड टू गेट प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट। 3 साल का एवरेज। अब 3 साल का एवरेज अगर हम यहाँ पे देखें तो 20,000, 25 और एक अमाउंट को चेंज करता हूं मैं, ये 27,000। ये 3 साल का प्रॉफिट है। तो हम लोगों को तीनों का एवरेज निकालना पड़ेगा। ये फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे। एवरेज प्रॉफिट 3 साल है, 20,000 प्लस 25,000 प्लस 27,000 डिवाइड बाय एवरेज 3 साल का।
ये एवरेज प्रॉफिट के लिए काम आएगा। शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर, डिसीज पार्टनर मैंने बताया सी की डेथ हुई तो सी का शेयर था 3/10, लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3/10 मल्टीप्लाई बाय मंथ्स, कितने महीने उस पार्टनर ने पार्टनरशिप में काम किया। तो हम लोगों को डिफरेंस काउंट करना हो तो ये मैंने काउंट करके बताया था। अप्रैल से साल शुरू हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने। अगस्त की 1 तारीख को डेथ हुई तो अगस्त का मंथ काउंट नहीं होगा, तो हम लोग लिखेंगे 4 मंथ्स आउट ऑफ 12। कैलकुलेट किया जाए 20,000 प्लस 25 होता है 55, 55,000 प्लस 27, 7 प्लस 5 12, 7 प्लस 5 12, 1 2 2 4 2 6 7, 72,000 होता है। 72,000 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3/10 मल्टीप्लाई बाय 4/12 और कैलकुलेट करें। 3 3 कैंसल, 4 1 जा 4 3 जा 0 0 कैंसल, 3 1 जा 3 2 जा 6 1 कैरी, 3 4 जा 12 2 0 बचे 2400, 2400 आता है उसका प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। दिस प्रॉफिट विल बी कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। ठीक है, ये हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का अमाउंट कैलकुलेशन करके आया। एक बार वापिस से रिवीजन करा देता हूं इसका, कि जब कोई भी पार्टनर की डेथ होती है तो डेथ की डेट डिसाइडेड नहीं होती, हम लोगों को उस पार्टनर को उस पीरियड का प्रॉफिट का शेयर देना पड़ता है। अब वो प्रॉफिट का शेयर हमको पता नहीं, दैट विल बी अ प्रॉफिट और दैट विल बी अ लॉस, इसलिए हम लोग उसका नाम देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। लेकिन उसको कैलकुलेट करने का तरीका है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर मल्टीप्लाई बाय मंथ्स डिवाइड बाय 12। एवरेज प्रॉफिट के बारे में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होता है कि एवरेज प्रॉफिट उसको कितने महीने का देना होगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट बोला गया
अब जो डिसीज पार्टनर है उसने ड्राइंग किया है तो क्या करने का उसका इफेक्ट, ड्राइंग मतलब पैसा निकाला है उसने, जब पैसा निकाला है तो उसकी एंट्री नॉर्मली होती है डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। लेकिन जब हम लोग लेजर अकाउंट में पास करते हैं तो डायरेक्टली इफेक्ट पास करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट डिसीज पार्टनर के कॉलम में अमाउंट आएगा, और सेकंड इफेक्ट कैश एंड बैंक अकाउंट जो हम बनाते हैं उस कैश एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा अगर पार्टनर ने ड्राइंग किया है तो, ठीक है। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंटली और नया है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला जाता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालेंगे तो उसका इफेक्ट भी कुछ इस तरह से होगा। पहला इफेक्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और डिसीज पार्टनर में ही आएगा। सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट प्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जो है जो कि एसेट साइड में होता है वहां पर एडअप कर दो प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इफेक्ट है ये। उसी तरह से अपोजिट इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का इफेक्ट पास करेंगे तो अपोजिट इफेक्ट आएगा इसका, ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है तो अपोजिट इफेक्ट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड ऑफ डिसीज पार्टनर, और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट that will be minus from profit and loss suspense in asset side, ठीक है। ये चार एडजस्टमेंट ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ डेथ ऑफ पार्टनर में आते हैं। चार में से कुछ भी हो सकता है किसी भी क्वेश्चन में, एंट्री वाइज याद करना है तो एंट्री वाइज कर सकते हैं और नहीं तो सिर्फ एक्टिविटी भी पास कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस कॉमनली हर क्वेश्चन में होगा तो उसका इफेक्ट आएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड ओनली इन डिसीज पार्टनर कॉलम, एंड सेकंड इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट एसेट साइड। ठीक है, ड्रॉइंग्स अगर क्वेश्चन में बोला है तो ड्रॉइंग किस तरह से की गई, इफ इट इज विड्रॉन इन कैश तो कैश के लिए ये इफेक्ट है पार्टनर कैपिटल अकाउंट का डेबिट डिसीज कॉलम में और कैश एंड बैंक का क्रेडिट। इफ इट इज इन गुड्स ये इफेक्ट नहीं आएगा, गुड्स है तो स्टॉक में से माइनस करेंगे बैलेंस शीट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, इट विल बी एडजस्टेड इन प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला जाए या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बोला जाए, ये पूरा हम लोग को एडजस्ट करना होता है और एडजस्ट हम लोग करते हैं प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट में से। एक जगह पे इंटरेस्ट हम लोग कैपिटल पे देते हैं, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सामने वाले पार्टनर से हम लोग मांग लेते हैं, इसलिए एक इफेक्ट क्रिएट होता है तो दूसरा इफेक्ट हो जाता है। एट द एंड मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि जितना भी कॉन्सेप्ट था, न्यू कॉन्सेप्ट न्यू एडजस्टमेंट, उसके इफेक्ट मैंने आप लोग को यहाँ पे दिखा दिया हूँ। ये सारी चीजों को रिवाइज करके रखें। लेकिन जब हम लेजर अकाउंट बनाते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा, इस चैप्टर में जर्नल एंट्रीज नहीं है, जर्नल एंट्रीज नहीं पूछी जाती इस चैप्टर में। इस चैप्टर में पूछा जाता है सिर्फ और सिर्फ लेजर अकाउंट। ठीक है, तो लेजर अकाउंट कौन से पूछे जा रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, क्योंकि डेथ ऑफ पार्टनर में कभी हम लोगों को फुल लेजर अकाउंट पूछा जाता है। फुल लेजर अकाउंट का मतलब पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। पहला टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर हमको तीनों चीज सॉल्व करनी पड़ सकती है। ठीक है, क्वेश्चन में पहला टाइप है कि ऑल रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों ही पूछा जाएगा, हम तीनों ही बनाएंगे। ठीक है, ये पहला टाइप का है। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसमें हम लोगों को सिर्फ पूछा जाता है डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए
सिर्फ हमको वही बनाने का है। तीसरे में कभी पूछा जाता है डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, अलग अलग तरह से क्वेश्चन होंगे, या किसी में पूछा जाएगा तो सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन अकाउंट और हम लोग को डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो जो भी पूछा जाता है बी क्लियर हम लोग कौन सा अकाउंट क्यों बनाते हैं और उसकी एंट्री उसी तरह से पास की जाएगी। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में, जैसा क्वेश्चन होगा उतने ही अकाउंट बनाएंगे, सारे अकाउंट बनाने की जरूरत हमको नहीं है। लेकिन रफ वर्क जो ये खास करके मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट लॉस सस्पेंस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन विल डिफर विथ सॉल्यूशन, हर क्वेश्चन एक दूसरे से डिफरेंस होगा, लेकिन अकाउंटिंग एंट्री अलग नहीं होगी। अकाउंटिंग एंट्री सेम वैसी रहेगी एज वॉज इन रिटायरमेंट। रिटायरमेंट की जैसा ही हम लोग को डेथ ऑफ पार्टनर भी पूरा सॉल्यूशन करना है। जो डिफरेंस है वो मैंने आप लोग को पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग डायरेक्टली एक क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। थैंक यू।